Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Grab Tea. डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियंस का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे एंड टुडे इज 29th ऑफ दिसंबर 2023। ये रहा जी आपका एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज और इसके अंदर हम एनालिसिस जो करेंगे वो ये वाले आपका जो सेक्शन है ओपिनियंस का, इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। इसके जो अंदर जो रेलिवेंट मटेरियल है रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, और सिर्फ मटेरियल ही नहीं, जो कंसेप्ट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं उनको हम जो है देखेंगे और उसके बाद उनको लिंक करेंगे अपने पेपर के साथ एंड स्पेशली विद एसे। और अल्टीमेटली यहाँ पर आप काफ़ी कुछ लर्न भी करेंगे और आपकी जो क्रिटिकल अप्रोच है वो भी डेवलप होगी। बाकी ये वाले जो आपके एडिटोरियल्स हैं ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो आगे जो लेक्चर को जो है डिस्कशन करने से पहले ना मैं कुछ एक ही बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा बातें करें तो फिर वो क्या है, लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाती है बेसिकली। तो मेरा जो फोकस होता है कि जो बात जिसके लिए जो वीडियो बनाई गई है, लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, बस वही बात जो है की जाए। लेकिन कुछ बातें बताना ज़रूरी भी होता है। असल में ये जो लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट 100+ जो हैं अपलोड हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ना बच्चों को ये आइडिया नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ पेपर। जिस तरह वो बोलते हैं सर न्यूज़पेपर ये वो, न्यूज़पेपर के अंदर भी कुछ पोर्शंस हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ें आप या खबरें किसी भी न्यूज़ चैनल से सुन लें, दे आर सेम। लेकिन जो चीज़ हम डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं, जैसे एडिटोरियल्स की डिस्कशन करते हैं आपके साथ और उसके बाद ओपिनियंस जो हैं उनको एनालिसिस करते हैं, ये काम करना जो है न्यूज़ को सुनाना दैट इज क्वाइट इजी। अब यही क्यों किया जाता है, इसके अंदर बेसिकली जो है राइटर, इस एडिटोरियल्स के अंदर जो न्यूज़पेपर जो एजेंसी है वो, और ओपिनियन के अंदर डिफरेंट राइटर्स जो हैं इसी न्यूज़ को एलेबोरेट करते हैं इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और यही काम आपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना होता है कि एक टॉपिक को एलेबोरेट करना होता है एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। और यहाँ पर मैं जो मेन बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो मेरी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, आप यही फर्ज कर लें कि ये आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो है कोर्स आउटलाइन है, सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इन सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनका एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं जर्नल पोर्शन। और वो जर्नल पोर्शन आप यही कंसीडर कर लें कि ये वाला है इन सब का, ठीक है, जिसके अंदर जो आइडियाज हैं। और ये मैंने वैसे थोड़ा सा किया, अदरवाइज यू कैन से यहाँ तक जो है आपका, यानी कि मिनिमम जो है 33% से लेकर 50% तक जो है आपके जो हैं क्या है, टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर आप ले लें, पाकिस्तान अफेयर ले लें और ऐसे ले लें, इन तीनों के अंदर जो आइडियाज हैं ये 100% ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इस्लामियात के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो करंट इश्यूज को वो लिंक करता है विद इस्लामिक स्टडीज। कंपोजिशन के अंदर जब आप एक छोटा ऐसे लिखते हैं या प्रेस वगैरह लिखते हैं या कंप्रीहेंशन आप बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको ये जो स्किल है ये हेल्पफुल हो जाती है। और सोशल साइंसेज के जो स्पेशली सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल लॉ है, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेज से तल्लक रखते हैं, तो उनके अंदर भी ये वाले जो आपका हम लोग आपको करवा रहे हैं टॉप एडिटोरियल्स और ओपिनियन का एनालिसिस, उनके अंदर भी ये हेल्पफुल रहता है। हाँ, एवरीडे साइंस या जो आपके लाइफ नेचुरल लाइफ साइंसेस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये इतना इसका नहीं किरदार होता। लेकिन जैसे जीके का पेपर है, अगर आप पीएमएस के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर भी आपको जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो सीरीज है ये आपके कई जो सब्जेक्ट्स हैं और स्पेशली उनका जो ओवरलैपिंग करने वाला पोर्शन है उसको ये सारे को कवर करती है। तो बस करना आपने क्या है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनना है। इसको आप लोग ना जस्ट एज ए न्यूज पेपर ले रहे हैं, इट इज नॉट न्यूज पेपर, इट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, अपनी तैयारी करेंगे तो मेजोरिटी आती जाएगी, तो फिर आपको जो है ना डिफरेंस का पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। और एक चीज ये भी है कि यहाँ पर जो ओपिनियन के अंदर जो डिस्कशन की जाती है ना चार, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये चार मिनी ऐसे आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। पेपर में भी ऐसे ही आना है, उसने एक जैसे कोई भी, मैंने पहले भी बताया है कि क्लाइमेट चेंज को वो कह देगा वुमेन, क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन।
दो लफ्ज वो लिखेगा और एक डिमेंशन उसने आपके लिए सेट कर दी कि क्लाइमेट चेंज को आपने वुमेन के ऊपर किस तरह से क्लाइमेट चेंज ने अफेक्ट किया है, इम्पैक्ट किया है, ये आपने लिखना है। सो दैट इज द सेम थिंग जो आपके ओपिनियंस के अंदर भी की जाती है। आपकी मुख्तलिफ टॉपिक्स को क्या किया जाता है, इंटरलिंक किया जाता है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। तो यही जो है आपके अंदर भी एबिलिटी होगी तो आप जो है ऐसे पास कर सकेंगे। और अगर आपने ऐसे पास कर लिया तो 99.9% चांसेस हैं कि आप CSS पास कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दैट इज द मेन सब्जेक्ट जो हर्डल होता है। ठीक है, बाकी जो है वक्त के साथ साथ आपको चीज़ों का बताते रहेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बताएं तो फिर वो थोड़ा लेक्चर लंबा चला जाता है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो आपने इस चीज़ के ऊपर जो है ना अपना ध्यान करना है कि ये जो है ना जो भी काम आपको करवाया जा रहा है कोई इररेलेवेंट नहीं है। ये आपका कहीं ना कहीं ये जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है जिसको हम जर्नल पोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कहते हैं वहां पर ये फिट हो जाएगा। सो जी, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा PDF लिंक इस न्यूज़पेपर का, टुडे न्यूज़पेपर का, और साथ में इस लेक्चर का भी। और साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहां से आप जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके हम 4 जो ओपिनियंस हैं तो 4 ही इसके सेक्शन बना देंगे नीचे टाइमलाइन के मुताबिक। एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो जी, ये रही लिस्ट करंट ग्लोबल इश्यूज की जो रनिंग में है। ठीक है, इनको अपने पाल लेना जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और ये करंट नेशनल इश्यूज की जो रनिंग में, इनको भी आपने देख लेना है। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम आप लोगों ने ये काम जरूर करना है और कमेंट देखकर आपने फीडबैक भी देना है। थैंक यू वेरी मच। एंड आगे हम चलते हैं, अब शुरू करते हैं कि क्या है जी। सो जी, फर्स्ट आपका जो ओपिनियन है, व्हाई द साइलेंस, खामोशी क्यों है। इसके अंदर जो है वाई द साइलेंस के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो है सोसाइटी के अंदर भी और एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, खामोश रहने का कल्चर जो है, उसके ऊपर वो डिबेट करता है। और अल्टीमेटली इसको बाद में, पहले मैं एनालिसिस इसका करता हूँ एंड देन आई विल इसको मैं बताऊंगा पेपर पर्सपेक्टिव में कि किस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इसको फिट कर सकते हैं, इस आर्गूमेंट को, कल्चर ऑफ साइलेंस के कंसेप्ट को। ठीक है, एजुकेशन आपका एक तो उसके अंदर आप देखते हैं कल्चर ऑफ साइलेंस उसको डिस्कस करेगा और उसके अंदर जो एजुकेशन के अंदर कल्चर ऑफ साइलेंस होने की वजह बताएगा इंग्लिश लैंग्वेज को। सोसाइटी में भी बताएगा कल्चर ऑफ साइलेंस है, हमारे ऊपर जुल्म सितम भी होता है तो हम खामोश रहते हैं। तो पहले तो हम आप शुरू से अपने स्कूलों कॉलेजों से ये सीखते हैं एंड देन फिर हमारे जो एल्डर्स हैं उनको भी यही आदत होती है कि वो हमें बोलने भी नहीं देते किसी मामले के अंदर ज्यादा। तो लाइक दिस हम इसको डिबेट के तौर पर अब करते हैं। और इसके अंदर आपका जो फोकस आपके जहन में रहना चाहिए, कल्चर ऑफ साइलेंस के ऊपर सारी डिबेट होगी कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर लोग खामोश क्यों रहते हैं, कहाँ से ये सोच आती है खामोश रहने की, जुल्म सितम भी हो रहा है तो खामोश है। तो मुख्तलिफ एंगल्स को जो है वो इसके अंदर एलेबोरेट करेगा। कल्चर ऑफ साइलेंस के अंदर वो शुरू करता है तो कहता है पहले तो आ जाए बच्चों की तरफ, और उसके बाद जो बच्चों के ऊपर किस तरह से ये अफेक्ट होता है, किस तरह से बच्चे क्यों नहीं बोलते। ठीक है, उसमें कहता है सबसे बड़ी बात है वो है सोसाइटी के एल्डर्स, इनको आप कह सकते हैं कि मुआशरे के अंदर जो हमारे बड़े हैं अक्सर बच्चे को बात करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ज्यादातर उनको रिप्लाई नहीं दिया जाता बल्कि उनको शटअप कॉल करवा कर चुप करवा दिया जाता है। एंड सेकंड थिंग आ जाती है क्लासरूम के अंदर जो है, अगर जब क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर टीचर्स का एटीट्यूड। तो टीचर्स भी क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं कि वो भी बच्चों को इतना जो उनकी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जो है इतना तवज्जो नहीं करते और बच्चों को क्या कहते हैं वो खामोश ही रहें तो बेहतर है। सो लाइक दिस जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, वो ग्रूम करते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली जब छोटे होते वो ऐसे होंगे तो बड़े होके भी वो फिर कम ही बोलेंगे। और इसके साथ साथ फिर और क्या होगा, जब क्लासरूम में ये काम करवाया जाता है तो वहां फिर बच्चे क्या होते हैं, जो नॉलेज अक्वेयर करने की होती है ना बच्चे की एक अपना डिजायर, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि उसे मजा ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछता है तो उसे आगे से अगर डांट डपट कर दी जाए तो नो डिजायर, उसको कोई डिजायर ही नहीं रहती नॉलेज हासिल करने की। ठीक है, आगे वो चलता है और आगे वो कहता है कि अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंपलसरी कर दी गई है। और इसके अलावा कई स्कूलों के अंदर है एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इसको यूज किया जाता है, पंजाब के अंदर भी। और सिंध ने तो इसको कई अपने स्कूलों के अंदर जो है कंपलसरी कर दिया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। सो
इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना बेसिकली दैट इज द मेन रीजन ऑफ कल्चर ऑफ साइलेंस इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम स्पेशली। और इससे क्या होता है, वो कहता है जो इंग्लिश लैंग्वेज की पॉलिसी है ना ये वाली, ये जो आप लोगों ने उसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रखा है, तो ये सोसाइटी को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक हो गया, सोसाइटी को इससे क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के कुछ बच्चे वो पैदा हो रहे हैं जो अलीड क्लास के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बेहतर होती है। सो दूसरी तरफ वो बच्चे आ जाते हैं जो कि आम स्कूलों में पढ़े हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली जब वो सोसाइटी के अंदर आते हैं, उनका आपस में मेल जोल होता है, तो ये जो दूसरे बच्चे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से पढ़े होते हैं, दे फील कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्कूल से बच्चे पढ़े होते हैं, उनको हमारी सोसाइटी कहती है ये अच्छे बच्चे हैं, और उनको अच्छी जॉब्स भी ऑफर करवाई जाती हैं। और बाकी स्कूलों से जो पढ़े होते हैं, वो बस सर्वाइवल के लिए चेज कर रहे होते हैं अपनी बेहतरी के लिए, कि हम किसी तरीके से कहीं ना कहीं अड़ जाएं। तो ये यहाँ से एक जो है ना डिफरेंस शुरू हो जाता है सोसाइटी के अंदर। आगे वो आ जाता है पेडागोगी के ऊपर। और पेडागोगी आपको पता है आर्ट ऑफ टीचिंग को कहा जाता है, कि किस तरह से यानी कि टीचिंग करवाई जाती है, तो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग को, जो ब्रांच है उसको पेडागोगी कहा जाता है। कहता अब हो कर रहा है, जो टीचर है वो खुद तो उर्दू बोल रहा है, लेकिन बच्चों को जो मटेरियल दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है, बुक्स ली जाती हैं, तो इंग्लिश उनको पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ना है, और लिखना तो इंग्लिश में लिखना है, लेकिन खुद जो टीचर है वो क्या कर रहा है, उर्दू के अंदर स्पीकिंग उसकी है। और इससे क्या होगा, ये वाले पेडागोगी से कहता है क्या होगा, कहता है ये वाला जो पेडागोगी का मेथड है ये एक पोस्ट कॉलोनियल प्रोडक्ट है। और इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, इससे ये वाले सारे 1 2 3 4 5 ये रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। और यहां पर वो एक और भी बात करता है कि ये जो फिनोमेना है कल्चर ऑफ साइलेंस का, ठीक है ना, ये कैसे पैदा हो रहा है, यानी कि इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये कल्चर ऑफ साइलेंस जो है कैसे डेवलप हो रही है, कैसे ये नुकसानदेह है। तो इसका सीधा सा वो एक ही बात करता है, कॉन्फिडेंस। कि जब आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं ना होता तो फिर वो बोल ही नहीं पाते, तो ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस है ये आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो इरोड कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और क्यों कर देता है? क्योंकि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, और जब उनको कहा जाता है कि अपने जो है नजरियात या अपना ओपिनियन एक्सप्लेन करो इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज उनको आती नहीं होती, तो उनके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी उनकी राय है, वो दबी की दबी ही रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो रोड हो जाता है। तो दैट इज द वे किस तरह से कल्चर ऑफ साइलेंस प्रिवेल करता है। तो फिर बच्चे बोलने से बेहतर समझते हैं कि हम खामोश ही रहें, क्योंकि बोलेंगे तो अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम नहीं बोल पाएंगे, अपना जो भी आर्गूमेंट है उसे बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, तो हमारी इंसल्ट होगी। सो दे फील मोर कंफर्टेबल इन साइलेंस जोन। तो वो फिर क्या करते हैं, बोलते नहीं है। अब ये वाला जो स्टाइल उसने बताया था पेडागोगी का, जिससे अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जा रही है, स्कूलों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है छोटे लेवल के ऊपर भी, और कईयों के अंदर मीडियम इंस्ट्रक्शन के तौर पर भी ली जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहे हैं। कहता है इससे क्या हो रहा है, इट डज नॉट टीच अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को ये टीच नहीं करते हाउ टू एक्सप्रेस हिज ओन थॉट्स इन एनी लैंग्वेज, के अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो ख्यालात हैं उनको एक्सप्रेस किया जा सके। और उसके अलावा जो चाइल्ड है वो रूट लर्निंग करता है, उसको इतनी अच्छी लर्निंग भी नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती, और मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा होता और मैं इसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एलेबोरेट करता, तो नो डाउट अब आप लोगों में से मेजोरिटी ऑफ देम जो हैं वो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट है, इसके बावजूद आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना आप उर्दू लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इन द सेम फैशन अगर आप 5 क्लास के स्टूडेंट हूँ या 4 क्लास के स्टूडेंट हूँ, और आपको कोई कंसेप्ट समझाया जाए इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप कैसा फील करेंगे। तो यही चीज वो बता रहा है कि लर्निंग कुछ नहीं उसके अंदर होती। उसके बाद जो कंसेप्ट होते हैं वो बच्चों को क्लियर नहीं होते। ठीक है, कंसेप्ट आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। बच्चों को साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये छोटी क्लासों में जो साइंस पढ़ाई जाती है उसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाना शुरू कर दें, तो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो कहता है इन द प्रोसेस द चिल्ड्रन फॉरगेट देयर ओन लैंग्वेज, और उसके साथ साथ वो अपनी जुबान भी बच्चे क्या है बोलना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली दे आर डम्ड, और साइलेंट हो जाते हैं। फिर डम्ड होता है साइलेंस। और यही जो है ना वो रिजल्ट्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है ये सारे मामलात होने की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। और अगर किसी को किसी चीज का पता भी है, थोड़ा बहुत इल्म भी है साम हो, तो वो उस अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पाता।
और जब एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। तो दैट इज द स्टोरी जो इसके अंदर उसने एक्सप्लेन की है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस है ना, ये किस तरह से अफेक्ट करता है। कहता है ये अफेक्ट करता है साइकी को, इट एक्चुअली अफेक्ट देयर साइकी। अब इससे क्या होता है, बच्चों की जो डिग्निटी है वो वायलेट होती है, ठीक है। एंड दे डेवलप एन इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, और वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं। और आगे से वो क्वेश्चन करता है कि शुड गुड एजुकेशन बी डूइंग दैट, कि जो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ये अच्छी एजुकेशन है, क्या वो बच्चों की डिग्निटी को वायलेट करती है, या उनको इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर लेके जाती है, या उनमें अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। तो ये वो सारा का सारा वो बताता है कि ये सारा क्यों हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंपलसरी कर दिया, और यहाँ तक कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी उसको कुछ सिंध वालों ने बना दिया। तो उससे की वजह से क्या हो रहा है कि जो चिल्ड्रन है हमारी सोसाइटी के, वो क्या होना शुरू हो गए हैं, खामोश होना शुरू हो गए हैं, साइलेंस। जब भी हालांकि वो स्मार्ट होते हैं, उनको चीज़ों का पता भी होता है, लेकिन जब आप उनको कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने बताना है, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। और फिर आस्ता आस्ता ये जो खामोशी है, ये फिर उनके साथ साथ ही बढ़ती है, और फिर एक वक्त आता है कि वो सोसाइटी के अंदर जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आते हैं, तो उस तरह से वो चीज़ों को नहीं कर सकते जिस तरह उनको करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज, उनका शुरू से ही कॉन्फिडेंस जो है ये उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। So that is all the debate which he discussed in this editorial. अब इसको अगर पेपर पर्सपेक्टिव में एक इसको डिस्कस करूं हल्का सा कि आप पेपर में कहां पर इसको लेके जा सकते हैं, तो क्या होगा जी। कल्चर ऑफ साइलेंस मेन आपका जो है एक पॉइंट है, इसको आप एज ए पॉइंट ले लें कि ड्यू टू कल्चर ऑफ साइलेंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी, आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो अप नहीं कर पा रही। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे जी, कैसे नहीं कर पा रही। तो फिर इसको आप कहेंगे, आगे इसको लेके जाएंगे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है एज ए जो है ना, उसको यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक एज ए मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, और एज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो क्या कर रही है, वो लर्न नहीं कर पा रही जो आइडियाज उनको लर्न करने चाहिए। और इसके साथ साथ जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस लैंग्वेज के अंदर अच्छे तरीके से, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो वो फिर कहाँ जाते हैं जी, वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं। और जब वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं, देन यू कैन नॉट इमेजिन फ्रॉम देम कि वो कोई भी इन्वेंशन करेंगे आपकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और जब आप कोई इन्वेंशन करने के काबिल नहीं है, तो अल्टीमेटली आप दुनिया को कैन नॉट एक्सपोर्ट एनीथिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट की बात होगी, इन्वेंशन की बात होगी, और इसके साथ साथ वो सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव जो है पर्सन नहीं बन सकता बंदा, ठीक है। और जब वो सोसाइटी का प्रोडक्टिव पर्सन नहीं बन सकता, तो इट मीन कि वो सोसाइटी के रिसोर्सिस को सिर्फ क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, खाएगा पिएगा शादी करेगा बच्चे पैदा करेगा, बट ही कैन नॉट उसके रिस्पॉन्स में वो कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल सके। सो दैट इज द थिंग, आप इस तरह से इसको लिंक डाउन कर सकते हैं। पॉलिटिकल डोमेन के अंदर आप इसको डिस्कस करें तो आप कह सकते हैं कल्चर ऑफ साइलेंस जो है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो प्रवेल नहीं कर पा रही। अब इसको कैसे आप एनालाइज करेंगे, इसको आप कह सकते हैं जी, डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ द नेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। तो जब आपका ये वाला एजुकेशन इस तरह के बच्चे पैदा करेगा, तो कल को जब ये बच्चे पैदा होंगे, तो इनकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वही खत्म हो जा चुकी होगी, क्रिटिकल एनालिसिस ही नहीं वो कर पाएंगे चीजों का। तो वो कैसे बता सकेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगी, तो अपने वो आइडियाज को कन्वे नहीं कर पाएंगे, गलत को गलत नहीं सही कर कह सकेंगे, सही को सही कहने की उनके ऊपर एबिलिटी नहीं है।
और इसके साथ साथ जब उनकी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है तो वो राइट किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये वाला पॉलिटिकल लीडर जो है ये अच्छा है और ये वाला जो है ये बुरा है, इस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने वोट डालना है। तो अल्टीमेटली उससे भी क्या होगा, लीडरशिप क्राइसिस पैदा होंगे। तो इस तरह से भी आप इसको भी कह सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स भी इसके आप बता सकते हैं, जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटिकल मैंने बताया। उसके अलावा इस तरह के जो बच्चे होंगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर है, तो मेंटल हेल्थ जो है उनको उस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। सोसाइटी के अंदर जो है वो क्राइम जो है वो हाई हो सकता है। सो बात करने का मेरा मकसद ये है कि अब मेन हमारा जो इसके अंदर आप कह लें, इस मिनी ऐसे के अंदर जो हमारा मेन जो पॉइंट था वो था कल्चर ऑफ साइलेंस, जिसको उसने प्रूव कर दिया राइटर ने अपने ओपिनियन से कि किस तरह से पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर है। और आपने भी ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि वाकई ही ये है। और फिर उसके बाद अब आपने इसको अपने मुख्तलिफ जो भी पॉइंट्स हैं, जो ऐसे वाला अगर पूछता है आपने उसके अंदर उसको किस तरह से फिट कर सकते हैं। अब ये आपकी एबिलिटी है। तो जस्ट लाइक दिस आप इसको मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर जो है इसको इसकी फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा आपका जो फर्स्ट ओपिनियन था जिसके अंदर उसने कल्चर ऑफ साइलेंस जो है उसको एलेबोरेट किया। सो जी, द नोटा ऑप्शन, इस ओपिनियन के अंदर जो राइटर है वो बात करेगा कि क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर लीडरशिप उसकी, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप फ्यूचर में आने वाली है उसकी क्वालिटी क्या है। और इसको अगर आप देखें तो इसको आप डेमोक्रेसी की डोमेन के अंदर जो है ज्यादा फिटिंग इसकी कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इट विल आल्सो जो है आप इसको पुट अप कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, दूसरे जो भी आपके सोशल इश्यूज हैं, जो भी आपकी कोर्स आउटलाइन है ना, अगर आप में एबिलिटी है तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से जो है इसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अंदर इन चीज आइडियाज को आप जो है फिट कर सकते हैं। अब वो एबिलिटी कैसे डेवलप होगी, वो एबिलिटी होगी अच्छी रीडिंग करने से, अच्छी चीज़ों को रीड करने से और अच्छी चीज़ों को सुनने से, अच्छे लेक्चर्स लेने से। तो इस तरह से आपकी ये एबिलिटी डेवलप होगी और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो चीज़ है वो है उस एबिलिटी को पेपर के ऊपर आपने कॉपी करना, कम्युनिकेशन करना आपकी। ठीक है, सॉरी क्या कहता है इसके अंदर, इसको एनालिसिस करते हैं हम इसका। कहता है जो अभी करंट लीडरशिप है ना ऑफ द थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टीज की, वो सफर फ्रॉम 8 क्रिटिकल शॉर्टकमिंग्स दैट शुड मेक सिटीजन रीथिंक देयर ऑप्शन। बात करता है कि हमारी जो तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज है या पीटीआई है या दूसरी है, जो भी है, तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में जा रही हैं, उनके जो लीडर है ना, करंट लीडर है, आसिफ अली जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है नून लीग के, मौलाना फजलुर रहमान है उनके, इमरान खान है उनके। तो उनके बारे में वो कहता है कि इनको हम क्यों वोट दें। तो इनके बारे में जो है रीथिंक करना पड़ेगा, कि इनकी ऑप्शन को सिटीजन को ये रीथिंक करना पड़ेगा कि क्या यार ये क्या करना चाहिए। सॉरी, और इस दर वो 8 पॉइंट कहता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये वो 8 पॉइंट मैंने निकाल के लिख दिए हैं। वाई आई वोट दैम, मैं इनको क्यों वोट दूं। ठीक है, पहली बात वो करता है पास्ट की। ठीक है, और पास्ट को देख के वो कहता है इनका पास्ट जो है उसके अंदर इन तीनों जो लीडर्स हैं, जो तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की और पहले भी ये गवर्नमेंट में रहे। तो मैं अब इनको क्यों दूं, यानी कि मैं अब इनका बैकग्राउंड देखता हूँ, पास्ट को जब मैं देखता हूँ तो मुझे पास्ट में क्या नजर आता है। तो कहता है जब भी मैं इनका पास देखता हूं तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसकी वजह से मैं इनको वोट दूं। हाँ, उसके अंदर उसके ने मुख्तलिफ जो है वो चीजें जो है वो लिखी हुई थी। अब वो काफी लंबी चीजें थी। इसके अंदर उसने लिखा जी, लाइफ टाइम ऑफ साइंटिफिक इलिटरेसी लिखा, लिव इन ए वर्ल्ड एफिडेविट की दुनिया में हम लोग रहे, फोटोकॉपीज करवाते रहे, ग्रेड 17 के बंदों से अटेस्टेशन करवाते रहे, साइंटिफिक टूल्स जो है इन लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। और इसके अलावा जो है जो फ्यूचर चैलेंजेस थे नेशन के, उनको और ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया। जिनके पास को जब एनालिसिस किया जाता है तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे इनको हम चूज कर लें। एक बात तो वो करता है। सेकंड वो कहता है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फेलियर, कि इन तीनों में से जब भी इनकी गवर्नमेंट आई है और अगर ये फेल हो गए हैं ना अपनी गवर्नमेंट में, इकोनॉमी को ना बेहतर करने में या किसी और चीज को ना बेहतर करने में, तो इन तीनों बंदों ने कभी भी अपनी इस चीज को माना नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि यार ठीक है मेरे से गलती हो गई है मैं इसको मानता हूँ। बल्कि हमेशा इन्होंने एक ही काम किया जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको ब्लेम किया। इन्होंने हमेशा ब्लेम गेम की है, कभी ये नहीं कहा इनमें से किसी ने कि हाँ यार
मैंने ये काम किया था, मैंने ये कोशिश की थी, ये पॉलिसी बनाई थी और मैं इस पॉलिसी में फेल हो गया हूँ और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ और मैं छोड़ता हूँ, मैं क्विट करता हूँ। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया अपनी फेलियर्स को। दूसरी चीज़ तो ये है और कहता है इस वजह से जब इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है जिन्होंने, तो मुझे इसको इनको फिर मैं क्यों वोट डालूँ? तीसरी वो बात करता है कि ब्राइब लेड एंड गवर्नेंस स्टाइल। गवर्नेंस स्टाइल जो इन लोगों का था, वो उसमें क्या है? कहता है ये जो है ना, ये मैनेजमेंट करते हैं बाय पर्सनल लॉयल्टीज। जो इनके पर्सनल जानने वाले लोग हैं ना, वफादार हैं, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और थोड़े से फ्यू जो बंदे हैं उनको ये सिलेक्ट कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर की, जैसे भी। हालांकि इनको मैनेजमेंट करनी कैसे चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करने के लिए मैनेजमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते। ये अपने फ्यू लॉयल जो बंदे हैं वो इनको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये वाकई उसने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रैक्टिकल बात की है। आपने देखा जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो आपके कितने ट्रांसफर होते हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग पाकिस्तान के अंदर बड़ी आम है। गवर्नमेंट आने से बाद, पहले भी गवर्नमेंट जाने के बाद, नई गवर्नमेंट जब नई, खास तौर पे जब भी नई गवर्नमेंट आएगी, अभी आप देख लें, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे, जजेस के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। उसमें फिर क्या होगा, जो उनके लॉयल्स हैं, जो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था इलेक्शन से पहले, या जिनके साथ उनकी अच्छी टर्म्स हैं, रेफरेंस हैं, वो बंदे क्या होंगे, उनके ट्रांसफर करवाए जाएंगे और उनको लेकर आया जाएगा अच्छी सीट्स के ऊपर। तो ये एक गवर्नेंस स्टाइल है। ये ऐसा नहीं है कि जिससे इंस्टीट्यूशंस को वो बेहतर करना चाहिए। तो इस वजह से कहता है मैं इनको क्यों वोट दूं। पॉपुलेशन की बात करता है, क्या कहता है कि पॉपुलेशन जो है, फर्टेलिटी रेट पाकिस्तान के अंदर बहुत हाई है। और इसमें वो बताता है कि पॉपुलेशन की इन लोगों ने बिल्कुल जो है वो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं की। ठीक है, तो फिर अब हमारी पॉपुलेशन जो है इतनी स्पीड से बढ़ रही है और हमें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, लेकिन इन लीडर्स ने कभी इस चीज को इतना गौर व फिक्र नहीं किया, हालांकि ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए। तो कहता है दैट इज द रीजन कि मैं सोचता हूँ कि मुझे रीथिंक करने की जरूरत है कि वाई आई वोट देम। एजुकेशन की बात करता है कि इन्होंने एजुकेशन को निगलेक्ट रखा है। कहता 28 मिलियन जो चिल्ड्रन है ना, वो क्या है, ड्रॉप आउट है स्कूल से। ठीक है, और इसके अलावा 17,435 न्यू चिल्ड्रन हर रोज पाकिस्तान के अंदर, कहता है, बेबीज पैदा हो रहे हैं और इतने बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं। लेकिन इन लीडरों ने जो है कभी इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र नहीं इतना किया। तो जब मैं इस चीज को देखता हूँ, देन आई अगेन रीथिंक अबाउट दिस, व्हाई आई वोट देम। ये असल में वो चीजें बता रहा है कि जो ये आना तो इन्हीं में से है ना किसी ने लीडर बन के पाकिस्तान का। तो वो कहता है इनका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि व्हाई आई वोट देम। 6 नंबर पे वो आगे कहता है सैनिटेशन वर्कर्स की बात कर लें, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर लें, रेलवे पुलिस की बात कर लें, या एलीट पर्क्स की बात कर लें। तो इनकी जब वो बात करता है तो सैनिटेशन वर्कर के बारे में वो कहता है कि 15,000 रुपया पर महीना इनको आप लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, लेकिन वैसे आप लोगों ने मिनिमम वेजेस 32,000 रुपया रखी हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की जो बात करता है, कहता है कि 12 घंटे ड्यूटी बेचारे करते हैं। ठीक है ना, और इनको अ थर्ड ऑफ द लीगल मिनिमम एज, इसका 1/3 जो है वो दिया जाता है, 12,000 रुपया तकरीबन दिया जाता है, 12,000 12,000 रुपया। ठीक है, इसके अलावा अगर रेलवे कुलीज जो होते हैं, वो भी अपनी जो डेली अर्निंग है उसका तकरीबन तीसरा हिस्सा जो रेलवे कंट्रैक्टर्स को दे देते हैं अपनी डेली अर्निंग का। हाँ, अलीड क्लास है उसको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, उनकी पेंशनें भी अच्छी खासी बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो पुअर है उसके ऊपर कोई खास रहमो करम नहीं किया जा रहा। तो कहता है जब ये मैं सूरत हाल देखता हूँ, देन आई अगेन रीथिंक अबाउट दीज लीडर्स कि मुझे इनको वोट देना चाहिए या नहीं। 7th नंबर में वो कहता है नो कैपेसिटी टू अंडरटेक सीरियस फिजिकल स्टेप्स। कहते हैं कि फिजिकल स्टेप लेने की ना तो इनको कोई इंटरेस्ट है, पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसके बाद अब भी इन ना तो इंटरेस्ट है और ना इनके अंदर कैपेसिटी है। ये बेसिकली मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ये सारी की सारी आपकी सोसाइटी की हैं, जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर आप इनको फिट कर सकते हैं। जो कहता है कि कोई फिजिकल स्टेप ये नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि ना तो उनके अंदर कैपेसिटी है और ना इनको इंटरेस्ट है। उस वहां पर वो बात करता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना, पेंशन रिफॉर्म्स करना, सिटीजन का जो फाइल टैक्स रिटर्न्स है उनको बेहतर करना, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करना। तो कहता है इस तरह की चीजों को जब मैं देखता हूं तो मुझे नहीं लगता ये किसी किस्म की फिजिकल रिफॉर्म ना इन्होंने पहले की थी और ना ये आइंदा करेंगे। हाँ, कुछ इन्होंने की थी, वो भी बाहर के जो डोनर्स हैं आईएमएफ के कहने पर, वो भी इन्होंने कोई दिल लगाकर नहीं की, बस थोड़ी बहुत ही की। एंड लास्टली कहता है कि ओवर स्टाफ्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टाफ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको प्रमोशन दे दी जाती है पॉलिटिकल फेवर के तौर पर। ठीक है ना, तो ह्यूमन रिसोर्स की यानी कि यहाँ पर वो बात करता है कि ओवर स्टाफ्ड है, पांच टाइम्स ज्यादा है हमारा स्टाफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का है। डेवलप कंट्री से जो हमारा स्टाफ है वो 5 टाइम्स ज्यादा है। और इस चीज को वो जो है एलेबोरेट करता है यहाँ पर
जो है सुप्रीम कोर्ट की और यूके की जो गवर्नमेंट है उससे कंपैरिजन करके। तो कहता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस वक्त 16 ऑनरेबल जजेस हैं और इसके अलावा 687 जो एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। यूके के अंदर कहता है सिर्फ 12 जजेस हैं और 64 रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। तो कहता है दैट इज डिफरेंस यूके की जो कोर्ट है उसकी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। आगे जो कहता है कि अब हमें जरूरत क्या है, हमें कैसे लीडर चाहिए। कहते हैं हमें लीडर वो चाहिए who will deconstruct this huge bureaucratic mountain, जो ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी माउंटेन है, पहाड़ है, इसको डिकंस्ट्रक्ट करें। क्रिएट अ लीन एफिशिएंट डिजिटल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो डिजिटल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है उसको बनाएं। और उसके बाद वो कहता है फाइनली कि पाकिस्तान को ना लर्न करना चाहिए फ्रॉम द नोटा। अब नोटा क्या है, एक डकोटा इंडियन ट्राइब है, उसका नाम है नोटा। तो कहता है पाकिस्तान को उससे लर्न करना चाहिए। अब उनसे क्या लर्न करना चाहिए, उनसे ये लर्न करना चाहिए कि वो ये कहते हैं व्हेन यू डिस्कवर दैट यू आर राइडिंग अ डेड हॉर्स द बेस्ट स्ट्रेटजी इज डिसमाउंट। यानी कि जब आपको ये लगे कि आप एक मरे हुए घोड़े के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना राइडिंग कर रहे हैं, यानी कि जो ज्यादा नहीं आप राइडिंग के काबिल ही नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप उसको डिसमाउंट कर दें, यानी कि गेट डाउन कर दें, उस घोड़े से नीचे उतर आए। और यहाँ पर वो इसका कंपैरिजन कर रहा है हमारे लीडर से कि उसने ये 8 चीजें जो है वो एनालाइज की और उन 8 चीजों के बाद हमें पता चलता है कि ये जो है ये डेड हैं बिल्कुल। ठीक है, इनसे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तो बेहतर ये है कि आप इनसे उम्मीद लगानी छोड़ दें और इससे गेट डाउन कर दें इनको। ठीक है, डिसमाउंट कर दें इनको। ये तो उसने बातें सारी कर दी। अब आ जाते हैं हम पेपर की तरफ कि अब ये जो डिस्कशन थी इसको अगर हम पेपर पर्सपेक्टिव में लेकर जाऊं तो हम क्या कह सकते हैं। अल्टीमेटली ये जो डिस्कशन थी जिसके अंदर उसने 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बंदे हैं उनकी बात की है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी के अंदर तो ज़ाहिर है ये डेमोक्रेसी के थ्रू इनके पास एबिलिटी है या नहीं है, ले इन लोगों ने आ जाना है और लीडरशिप गैप जो है वो फिर पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो जाना है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जैसे उसने कहा ये कोई फैसला नहीं करने वाले। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पॉलिसी रिवर्सल जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि एक पॉलिसी बनाता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में और जैसे इसके हालात बेहतर होते हैं उस पॉलिसी से ये फिर भी जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये पॉलिसी रिवर्सल जो है अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो ये नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो है होगी नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस तरह के बंदे आएंगे तो ये पॉलिसी रिवर्सल भी होगा। तो ये यानी कि क्या है, ये आपके पेपर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो लीडरशिप क्राइसिस है, लीडरशिप गैप है। और इसका हाल तो सिर्फ एक ही है, ये डेड हॉर्स की जैसे उसने एग्जांपल दी, तो फिर हम कैसे छोड़ दें। हम डेमोक्रेसी को फिर छोड़ देते हैं, फिर ही है यही है ना हमारे पास हाल कि हम डेमोक्रेसी ना हो तो ना इनको मौका मिले ना ये बने लीडर, तो फिर डेमोक्रेसी को कैसे छोड़ें। कुछ दिन पहले मैंने एक ओपिनियन एनालिसिस किया था, उसके अंदर उसने ऑप्शंस दी थी। उसने कहा डेमोक्रेसी का जो ना क्रिटिकल एनालिसिस उसने किया था और इसी तरह की बातें करने के बाद उसने कहा मेरे पास ये हाल है। नंबर 1 के कोई बंदा वोट देने ही ना जाए। जब कोई बंदा वोट देने नहीं जाएगा तो टर्न आउट क्या है बहुत लो हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया डेमोक्रेसी को। तो अल्टीमेटली ये जो है हमारे थिंक टैंक्स हैं ये फिर सोचेंगे कि अब क्या करना है। ठीक है, तो जब तक आप वोट देते रहेंगे डेमोक्रेसी को रिजेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा वो कहता है एनओटी नोट की ऑप्शन होनी चाहिए। अब नोट की ऑप्शन क्या है, बैलेट पेपर छपा, उसके ऊपर आपने नून लीग वालों का शेर आ गया, बल्ला आ गया, पीटीआई वालों का। ठीक है, और दूसरे जो भी है, और कहता है लास्ट पे एक ऑप्शन होनी चाहिए नोट की। ठीक है, उसको क्या है, नन ऑफ देम, ऊपर वालों में से कोई भी नहीं। उसके ऊपर भी आप स्टैंप लगाएंगे ऊपर वालों में से मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहता। तो उससे भी क्या होगा, फिर एक जो है एक वोट समझ आएगी सामने। लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं है, आपको किसी ना किसी को वोट डालना ही पड़ता है। तो ये वो बेसिकली इस तरह से क्रिटिकल अप्रोच जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करता है। तो ये चीजें जो है ये अल्टीमेटली आपके कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके आइडियाज को मैच्योर करती हैं और आपको कहीं ना कहीं वेपर पर्सपेक्टिव में ये हेल्प आउट जरूर करती हैं। सो जी, अब हम चलते हैं आगे। फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट, इसके ऊपर डिबेट होगी। अब यहाँ पर जो है 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी पाकिस्तान के अंदर उसकी बात होगी, लोकल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी की बात होगी और एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को कितना अख्तियार है उसके ऊपर बात होगी। फेडरलिज्म का कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, लोकल गवर्नमेंट के साथ एक्सप्लेन करूंगा और फिर आगे इनका सारा लिंकेज करके क्या है ये वो आपको एलेबोरेट किया जाएगा।
सो पहले फेडरलिज्म, पहले तो आपको फेडरलिज्म का पता होना चाहिए कि बेसिकली कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। उसके बाद ही फिर ज़ाहिर लोकल गवर्नमेंट और बाकी फिर जो डिबेट इसके अंदर की गई है उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो फेडरलिज्म लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहले फेडरलिज्म समझ लें। पाकिस्तान के अंदर जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं राइट नो ये तीन है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो आपकी सेंटर में बैठी है इस्लामाबाद, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आपके हर एक के सूबे के पास है, और म्यूनिसिपल जो इन सूबों के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अंदर है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हम उसको कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट कह लें, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कह लें, सेम यही है जी। सेंट्रल के अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस, प्रोविंस हमारे प्रोविंस कहते हैं, कई मुल्कों में इसको स्टेट कहा जाता है। तो ये प्रोविंसेस गवर्नमेंट और रीजनल और लोकल गवर्नमेंट जो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से आपका जो है इनके दरमियान क्या होता है, बेसिकली कुछ जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं कि ये काम तुमने करना है, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा। तो ये फिर सारे के सारे क्या करते हैं, मिलकर उसको चलाते हैं। अब यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि ये आया कैसे। अच्छा जी, पहले ये था कि फेडरल गवर्नमेंट जो थी ना पाकिस्तान के अंदर, सारी पावर थी उसके पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट के पास सारे फैसले करने की पावर थी ज्यादा। ये जो स्टेट्स हैं या हमारे जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, इनके पास ना थोड़ी पावर्स थी, थोड़े से फैसले, थोड़ी सी चीजें थी जिनके ऊपर ये फैसले कर सकते थे। इनको ज्यादा फिर क्या पढ़नी पड़ती थी, स्टेट की सुननी पड़ती थी। अब होता यह था कि जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना देती थी और फिर पॉलिसी कहती थी इनको इम्प्लीमेंट करो। ये इम्प्लीमेंट करते थे, तो उसके बाद अगर पॉलिसी हो जाती थी फेल, तो फिर ये वाले स्टेट का सूबे ये कहते थे कि फेडरल ने पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई, फेडरल ये कहता था नहीं मैंने पॉलिसी अच्छी बनाई, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं करती। तो ये ब्लेम होता था एक दूसरे को, ठीक है। वो कहता था इसकी गलती है, वो कहता था इसकी गलती है। और उसके अलावा जो है सूबे जो हैं वो क्या करते थे, ये जो फेडरल है जहां से पैसे सबसे, टैक्स सबसे इकट्ठा करता था और जहां दिल करता था लगाता था, और उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया हमारे सामने, फॉल ऑफ ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। एंड व्हाट वन ऑफ द रीजन यही थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, उधर के पैसे इधर लगाए जा रहे हैं और वो कह रहे थे ये गलत है। तो उसके बाद चलते 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 सारी जो सूबे हैं उन्होंने कहा नहीं पावर दो, पावर दो। तो फिर आ गया फेडरलिज्म, 18 अमेंडमेंट हो गई, फेडरलिज्म थोड़ा सा प्रमोट हो गया। अब फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है ये देख लें। फेडरलिज्म में होता है ये है कि कुछ पावर्स तो दे दी जाती हैं जनाबी अली सूबों को, और कुछ पावर बांट दी जाती हैं इनकी पावर इनके दरमियान। जैसे वार डिक्लेयर करना, ये जरूरी नहीं है पाकिस्तान के ऊपर फिट हो, मुख्तलिफ मुल्कों का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये मुझे मिला तो मैंने इसको समझाने के लिए आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। आर्म फोर्सेस को मेंटेन करना है, फॉरेन पॉलिसी बनानी है, इंटरेस्ट, फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, कॉपीराइट, पेटेंट लॉज, एस्टेब्लिशमेंट, पोस्ट ऑफिस, कॉइन मनी, ये सारा कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब कुछ सूबे को दे दिए, जैसे लोकल गवर्नमेंट होगी, मेंटेन स्कूल हो गए, ठीक है ना, रेगुलेटेड विद इन द स्टेट होगी या प्रोविंस कह सकते हैं, इलेक्शन अपने सूबे में करवाने हैं, प्रोवाइड फॉर पब्लिक सेफ्टी। इलेक्शन वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये जो है किसी आप कह सकते हैं किसी जो मुल्क है वगैरह वगैरह, इनके लिहाज से ये है पावर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट तकसीम हुई होती हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद यहाँ पर यह था कि कुछ पावर्स इन्होंने सूबों को दे दी, कुछ अपने पास रखनी, कुछ दोनों की क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके ऊपर ये कॉमन मिलकर काम करते हैं। अब इसके बाद एक और भी चीज आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूनिसिपल या फिर रीजनल। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या कि यूके वगैरह है, वहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और दैट इज द मेन रीजन कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, उनकी जो रोड है, सैनिटेशन है, वो सारा इसके अंडर है। और ये टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, और दैट इज द रीजन कि ये बहुत परफेक्ट है, ठीक है। अब जो है पाकिस्तान में अब प्रॉब्लम क्या है, अब इस जो आर्टिकल, ये जो ओपिनियन है 140A, ये जब 18th अमेंडमेंट पास होती है तो उसके अंदर ये 140A की भी ऐड किया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि देखें जी, फेडरल ने पावर्स दे दी प्रोविंसेस को कि ये तुम काम कर लो, आगे प्रोविंसेस ने कुछ पावर्स देनी है सूबों को कि ये तुम काम कर लो। लेकिन अब ये 140A की जो है ना डेफिनेशन नहीं सही हो पा रही। अब डेफिनेशन क्या है, कोई ये कहता है कि जनाब अली ये जो है ना अपना जो ये वाले हैं, क्या इनका नाम है, लोकल गवर्नमेंट वाले, लोकल गवर्नमेंट वाले एज ए इस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारा और फेडरल का अलग है। ये बस हमने इनको चीज पावर वक्ती तौर पे दी है, अगर ये कोई डिसीजन करते हैं तो हम उस डिसीजन को खत्म भी कर सकते हैं, ये पावर हमारे पास है। क्यों? क्योंकि ये फेडरलिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है।
इस तरह की डिबेट है जो हम इस ओपिनियन के अंदर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 140 ए को लेके कि इसके पास क्या पावर्स हैं, क्या पावर्स नहीं हैं, इसके पास क्या पावर्स हैं, क्या पावर्स नहीं हैं। सो जस्ट लाइक दिस इसके अंदर हम इसको डिबेट करेंगे और अल्टीमेटली इसका जो मेन टॉपिक होगा वो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। तो शुरू करते हैं। कहता स्पिरिट ऑफ 18th अमेंडमेंट क्या है? वो ये कहती है 18th अमेंडमेंट की जो स्पिरिट है वो ये है कि पावर बी टेकन डाउन फर्थर टू द ग्रास रूट्स, कि नीचे तक पावर जानी चाहिए, नीचे आम इंसान तक, यानी कि काउंसलर वगैरह तक जो है वो पावर चलनी चाहिए, पीएम से लेकर नीचे तक। तो ये है बेसिकली इसकी स्पिरिट। 18th अमेंडमेंट कहता है, 18th अमेंडमेंट में क्या कहता है कि रेंज ऑफ डोमेन ओवर विच प्रोविंसेस हैव एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग पावर्स, जिसके अंदर 18th अमेंडमेंट में ये किया गया कि प्रोविंसेस को डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बढ़ा दी गई, और साथ साथ आर्टिकल 140 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी इंसर्ट कर दिया गया। और इससे क्या हुआ, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है डिवोल्व पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स, को लोकल गवर्नमेंट्स के साथ भी वो अपनी पावर को क्या करेंगी, शेयर करेंगी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ रही है कि कंसेप्चुअल कंफ्यूजन ऑफ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, कि जो मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म है उसके मुताबिक क्या जो सूबे हैं वो अपनी पावर डिवोल्व करेंगे, प्रोविंस जो पावर लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो फेडरलिज्म की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान का फेडरलिज्म है उसके मुताबिक ये करेंगे। अब वो क्या है वो भी देख लें। तो पहले वो आपको फेडरलिज्म का कंसेप्ट समझाता है। तो कहता है यूएसए की जो यूएसए के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, ये दो वाले, तो इन्होंने क्या डेफिनेशन की है फेडरलिज्म की? तो इन्होंने ये डेफिनेशन की है, ये आपने गौर से सुन लेनी है। डिफाइन फेडरलिज्म एज ए कंप्रोमाइज बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स विच विद डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, ठीक है, टू कम टुगेदर अंडर ए लार्जर यूनिट while retaining autonomy over specific domains of governance। अब ये क्या है कि जो छोटे छोटे एक क्या है यूनिट्स हैं आपकी सोसाइटी के, जैसे मैं ये बना रहा हूं, अब इन ये यूनिट पॉलिटिकल यूनिट्स क्या हैं कि इन सब की जो है डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज हो, मुख्तलिफ हो एक दूसरे, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे तो फिर ये एक जो फेडरल है उसकी कमांड में ये सारे के सारे क्या करेंगे, काम करेंगे, इनको पावर्स दे दी जाएंगी। लेकिन कुछ पावर जो हैं वो इस सेंटर के पास होंगी, उस वो भी इन बातें इनको माननी पड़ेंगी। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। अब कहता है कि फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन है उसके पीछे जो है रिटाइनल यानी कि बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर ये है कि बेसिकली जो सब यूनिट होंगे वो क्लेम करेंगे अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी अगेंस्ट द सेंट्रल अथॉरिटी एज ए मैटर ऑफ राइट, कि ये जो है छोटे छोटे हैं इनको एक छोटे से लेवल की कुछ कुछ एरियाज के अंदर आजादी दे दी जाएगी, ठीक है। और वो आजादी ये क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर जो सेंटर है वो मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये हो गई इसकी मेन डेफिनेशन। अब जब पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन किया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन ये है व्हाट आर ऑटोनमस सब यूनिट्स, कि ये जो छोटी छोटी आप कह रहे थे ये जो ऑटोनमस सब यूनिट्स हैं ये है कौन से, पाकिस्तान में ये कौन से होंगे? दूसरे मुल्कों में तो जैसे स्टेट है ना, उन्होंने स्टेट्स बना दी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये कौन से यूनिट होंगे जिनसे मिलकर ये फेडरल जो है वो बनेगा? तो कहता है इसके बारे में एक बिलीफ तो ये है कि प्रोविंशियल सब यूनिट, प्रोविंस जो है सूबे जो हैं वो होंगे। अब सूबे क्यों होंगे उसकी बात वो इस तरह से करता है कि ये सूबे जो हैं वो एथनिकली लिंग्विस्टिक मेजोरिटी जो हैं, यानी कि हर सूबे की जुबान मुख्तलिफ है, सकाफत मुख्तलिफ है, तो ये फिर क्या है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो लिहाजा ये जो सूबे हैं ना ये होंगे प्रोविंशियल सब यूनिट, ठीक है। तो इनसे मिलकर ये बनेगा फेडरल। और इसकी यहाँ पर वो दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान की भी स्टोरी बताता है कि वो भी एक किस्म का अलहदा से ही जो है ना एक क्या था, डिस्टिंक्टिव जो था वो डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, और वो अपने राइट्स को मांग रही थी, लेकिन उसकी वायलेशन हुई, तो फिर रिजल्ट हमारे सामने क्या रहा। तो अब यहाँ पर ये इतनी डिबेट के अंदर ये डिसाइड हो गया कि एक होगा आपका फेडरल यूनिट और उसके नीचे होंगे छोटे छोटे आपके सूबे। और ये क्यों होंगे इसके सब यूनिट्स, क्योंकि इनकी जुबान इनकी सकाफत मुख्तलिफ है, तो इनको मिलाकर हम फेडरल बनाएंगे, फेडरलिज्म बनाएंगे, ठीक है। तो यहां तक तो क्लैरिटी होगी। अब लेकिन यहां पर आगे मसला आ जाता है कि हर सूबे के अंदर फिर आगे जिले हैं छोटे छोटे,
और वो जिलों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई जाती है, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये रोला है कि क्या ये लोकल गवर्नमेंट भी ये सब है। जिस तरह से फेडरल ने एक पावर दी, इनको क्यों दी, क्योंकि इनकी जुबान मुख्तलिफ है, इनकी सकाफत मुख्तलिफ है, ये एक डिस्टिंक्ट जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखते हैं, तो इनको दे दी पावर्स, ठीक है यार तुम लोग अपना ये पावर ले लो। अब क्या ये जो जिले हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं इन सूबों से कि हमें भी पावर दो, हमें भी पावर चाहिए, तो क्या ये सूबे इस फेडरलिज्म की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। और फेडरलिज्म की डेफिनेशन ये थी कि एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो क्या इनकी जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी डिफरेंट है पॉलिटिकल आइडेंटिटी इनकी। अब लाहौर में और शेखुपुरे में अगर हम देखें तो क्या इनकी जुबानें मुख्तलिफ हैं, इनके रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं। तो कहते हैं इस डेफिनेशन की जो ऊपर फेडरलिज्म की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नमेंट डिमांड करती है ना पावर्स, वो पावर्स बेसिकली नहीं है। वो फेडरलिज्म की डेफिनेशन के तौर पर हम वो पावर इनको नहीं दे सकते। और कहता है फिर जब ये हम कहते हैं तो फिर जो है पाकिस्तान के अंदर जो फेडरलिज्म है वो ये कहता है कि आर्टिकल 140 ए की जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि अगर ये वाले जो सब सेंटर हैं लोकल गवर्नमेंट वाले हैं, अगर ये कोई पॉलिसी बना लेते हैं तो वो पॉलिसी जो है, वो जो पॉलिसी है या वो जो डिसीजन है इनका लोकल गवर्नमेंट वालों का, उस डिसीजन को जो सूबा है वो ओवरराइड कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसके पास ये पावर्स हैं। ठीक है, क्यों है, 140 ए के तहत ये जो 140 ए की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक। और 140 ए की डेफिनेशन, ये वाली जो डेफिनेशन 140 ए की है, ये जब हम फेडरलिज्म की जो तारीफ है उसको पढ़ते हैं तो हम इसको इस तरह से एलेबोरेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब क्या होता है, पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिफरेंट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन है फेडरलिज्म की। और वो ये कहती है कि जनाब कि आप लोग जो है ना ये नहीं कर सकते। अगर लोकल गवर्नमेंट जो है कोई फैसले कर रही है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके अंदर टांगे अड़ा के उनके फैसलों को ओवरराइड नहीं कर सकती। और इस वजह से उन्होंने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट था 2013 उसको भी अलो किया कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टेक ओवर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और सर्विसेज। ठीक है, सिंध में उन्होंने ये किया था। तो लाइक दिस आपको अब काफी एक्सप्लेनेशन हो गया होगा कि व्हाट इज फेडरलिज्म, पाकिस्तान के अंदर रोला क्या है। पाकिस्तान के अंदर रोला जो है बेसिकली यही है कि जनाब अब लड़ाई इस चीज की है कि जो आर्टिकल है 140 ए, उसको जब हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन के तहत एलेबोरेट करते हैं तो वो ये कहता है कि फेडरल ने दिया अख्तियार प्रोविंसेस को, और प्रोविंसेस को अख्तियार इसलिए दिया क्योंकि ये सब यूनिट है। और सब यूनिट ये क्यों है, क्योंकि इनकी डिफरेंट जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, इसलिए दिया। लेकिन यही डेफिनेशन फेडरलिज्म की फिट नहीं होती लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो लिहाजा जो प्रोविंसेस हैं वो बाउंड नहीं है इनको पावर देने के। तो इस वजह से जब ये कोई फैसला करेंगे तो उस फैसले को इसके पास पावर है कि उसको खत्म कर सके। 140 ए की ये है डेफिनेशन यहाँ पर। दूसरी तरफ जो अपनी सुप्रीम कोर्ट की पावर है, डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि फेडरल ने दिए प्रोविंसेस को पावर, तो प्रोविंसेस दे इनको, और जब ये कोई फैसला कर लें तो प्रोविंसेस इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर अब क्या है कि डेफिनेशन जो है या क्लैरिटी जो है वो फेडरलिज्म के कंसेप्ट की क्लैरिटी लैक है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से अब ये कंफ्यूजन बनी हुई है 18th अमेंडमेंट को लेकर। वैसे कहता है कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक बात, एक कॉमन आर्गुमेंट जो है वो दिया जाता है, और ये आपने बेशक राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। और वो कॉमन आर्गुमेंट क्या है, वो कॉमन आर्गुमेंट ये है कि a common argument, devolution of power to local bodies encourage political participation as it brings democracy to the grassroots। ये अक्सर ये लफ्ज बोला जाता है, अक्सर ये बल्कि ये एक जो है ना, जब आप लोग 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं ना तो वहां पर आप ये अक्सर जो है डेमोक्रेसी को ये स्ट्रॉन्ग करेगी, वहां पर आप ये ओपिनियन अपना देते हैं कि उससे क्या होगा कि लोग जो है ग्रास रूट लेवल तक पॉलिटिकल यानी काउंसलर बनेंगे, नाज़िम बनेंगे, नायब नाज़िम बनेंगे। तो मसल मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और उससे पॉलिटिकल डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, जो है डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। और इसको अक्सर ये भी कहा जाता है नर्सरीज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो ये एक अक्सर कहता है कि ये आर्गुमेंट दिया जाता है, लेकिन वो कहता है कि दिस इज नॉट अ आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म की फेवर में नहीं है, रेदर इट इज आर्गुमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की फेवर में है।
फेडरलिज्म की फेवर में ये आर्गूमेंट नहीं है। और यहाँ पर वो फ्रांस की फिर एग्जांपल देता है कि जो अगर हम फ्रांस की एग्जांपल लें तो फ्रांस तो फिर एक यूनिटरी स्टेट या फेडरलिस्ट जो स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जो है फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो उन्होंने पावर जो है उस तरह नीचे तक नहीं दी हुई, तो लिहाजा वो नहीं है फ्रांस जो है इस लिहाज से। और फाइनली वो कहता है कि डिसएग्रीमेंट है ओवर द लोकल गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर, रिफ्लेक्ट द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी अबाउट द नेचर ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पर सिर्फ फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन है ना उसको लेकर जो है लोकल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। दैट इज द होल स्टोरी ऑफ दिस ओपिनियन। और अल्टीमेटली इट विल हेल्पफुल फॉर इन डेमोक्रेसी खास तौर पर। और साथ में जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उनको भी जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ना भी आप पॉलिटिकल साइंस वाले हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड दूसरी गवर्नमेंट्स होती हैं। तो लाइक दिस आपका ये कंसेप्ट जो है इसके अंदर जो है वो एलेबोरेट हो जाएगा। और 18th अमेंडमेंट भी आपका एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी ये चीजें आपकी हेल्पफुल रहेंगी। सो जी, स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसकी बात होगी। तो आपका जो टॉपिक मेन कवर किया जाएगा वो होगा हेल्थ सेक्टर। तो जी, क्या रहेगा इस हेल्थ सेक्टर के अंदर, देख लेते हैं अब उसको क्या चीजें डिबेट में आती हैं हमारी। पहले तो वो आपको बताता है कि हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो इस जो है मेरा किन से के साथ कंसर्न है। जो इसमें ओपिनियन के अंदर कंसर्न मेरा रहेगा, फैमिली प्लानिंग कहता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल होती हैं जो एक बंदे से दूसरे को लग जाती हैं, जैसे कोविड वायरस था। नॉन कम्युनिकेबल जो एक से बंदे को हो जाए तो उससे दूसरे को नहीं लगती। एंड मेंटल हेल्थ, तो ये कहता है एक हेल्थ इंडिकेटर्स है। फिर वो कहता है प्राइमरी हेल्थ केयर जो पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी उसके कंसेप्ट की बात करता है कि पाकिस्तान का जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना और पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसका क्या लिंकेज है। कहता है जो पाकिस्तानी सोसाइटी है ना वो एलिटिस्ट माइंडसेट की है। बेशक बंदा गरीब ही है लेकिन ज़हनी तौर पे बड़ा अमीर है, यहाँ पर ज़हनी तौर पे वो अपने आप को समझता है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वी हैव एक्सेप्टेड, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना इसका मतलब ये है कि ये गरीब पुअर हेल्थ केयर है, पुअर लोगों के लिए। यानी कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को लेकर, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर हमारे जहन में क्या आता है जी, हमारे जहन में यही आता है कि ये जो सारे यहाँ पर काम होंगे ये इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। हेल्थ को लेकर जो भी है वो पुअर क्वालिटी का होगा और यहाँ पर गरीब लोग जाते हैं। तो ये है माइंडसेट हमारी सोसाइटी का। तो कहता है फिर होता कैसे है जी, सबसे पहले जब आप लोगों में से कोई बीमार होता है तो वो जो है रूरल हेल्थ सेंटर कह लें वहां पर जाता है, और वहां पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो अपने मरीज को लेके ओपीडी में चला जाता है। आउटडोर पेशेंट्स जो होते हैं हमारे बिग हॉस्पिटल जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल है या कोई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फिर वो वहां पर लेके जाता है। वहां पर भी अगर उसकी तसल्ली ना हो तो फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है। और वहां पर भी अगर वो उसको ना आए तो फिर अल्टीमेटली जो फेथ हीलर है, दामदरूद करने वाले हैं, वहां पर चले जाएंगे या हकीम के पास चले जाएंगे, वहां से दवाई ले लेंगे। तो जस्ट लाइक दिस आपकी जो सोसाइटी है ना वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इन द डिमेंशन ऑफ हेल्थ डिमेंशन के अंदर। और ये ऊपर वाली सारी जो चीजें हैं इनको ये इस तरह से हमारे पाकिस्तानी डील करते हैं। आगे उसका जो क्रक्स है ना वो कहता है कि 6 सेक्टर है, 6 क्रिटिकल स्टेप्स आप ले लें, 6 क्रिटिकल स्टेप्स और कुछ जो है क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप फोकस कर लें तो जो पाकिस्तान है ना वहां पर नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन पाकिस्तान वो क्या हो जाएगी, क्वालिटी की हो जाएंगी। बस इतना सा आप लोग काम कर लें कि 6 क्रिटिकल स्टेप्स हैं उनके ऊपर आप फोकस कर लें और साथ में जो कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कर लें, उनके ऊपर फोकस कर लें। तो नंबर पहला काम क्या करना है, पहला काम वो कहता है ये है कि आप लोग एजुकेट करें और ट्रेन करें डॉक्टर्स को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो एजुकेट नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो ये बताता है कि जो आपके अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं ना उनका करिकुलम उसमें के अंदर आप रिफॉर्म्स कर दें। ठीक है, और इसके अलावा जिसको भी आप बैचलर डिग्री देते हैं ना मेडिसिन या सर्जरी के अंदर उसके साथ साथ फैमिली मेडिसिन कर दे। पहले तो होता था ना एमबीबीएस, सिर्फ इतना ही है ना। तो ये क्या होता है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, इसी तरह से होता है। तो इसको इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि साथ ऐड कर दें फैमिली मेडिसिन, ये तीसरी जो चीज़ है उसको भी इसके अंदर ऐड कर दें जब आप डॉक्टर्स को पढ़ा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। दूसरी बात वो करता है कि इससे यानी क्या होगा कि बेसिकली इससे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो है ग्रूमिंग ज्यादा होगी, वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे। ठीक है, ज्यादा इस रिफॉर्म्स करने से ये वाली। दूसरा वो कहता है कि जितने भी लाइसेंस्ड मेडिकल और डेंटिस्ट कॉलेजेस है ना पाकिस्तान के अंदर जिनको आपने लाइसेंस दिया हुआ है, तो वो भी क्या करें, पीएचसी जो है वो स्टैब्लिश करें, फैसिलिटीज आप अपने आप या फिर अडॉप्ट करें जो उनके अंदर हैं पीएचसी फैसिलिटीज को।
कम्युनिटी आउटरीच की बात करता है प्रोग्राम, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कहता है वो शुरू किए जाएँ। उससे क्या होगा कि आप लोग एक डिफाइन कर लें पॉपुलेशन को, वहाँ पर जाके हेल्थ एजुकेशन लोगों को दें, ठीक है ना? और इसके अलावा जैसे फैमिली प्लानिंग है, इसके बारे में आप लोग बात करें और दूसरी जो डिसीज़ेज़ हैं, उनके बारे में आप लोगों को जाकर आगाही दें। इंसेंटिव पैकेज की बात करता है ज़ाहिर है अल्टीमेटली जो आपके हेल्थ हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको अच्छा जो पैकेज है वो दें, अच्छी सैलरी दें, अच्छी फैसिलिटीज़ दें ताकि वो सैटिस्फाई रहें। वरना आपने देखा है अक्सर जो आप पब्लिक सेक्टर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो डॉक्टर्स मिलते हैं वो तंग ही मिलते हैं, गुस्से में आए होते हैं। वही डॉक्टर जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बैठता है तो वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है कहता है उसको भी आप लोग एक्सटेंड करें और ज़्यादा, ताकि उससे क्या हो कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा दें और साथ साथ जो मिनिमल जो है ना एसेंशियल क्राइटेरिया वो भी रख दें कि कम से कम जो है जो कोई भी फैसिलिटी दी जाएगी तो उसके इतने चार्जेस वगैरह होंगे। सिक्स बात वो करता है कि डिजिटलाइजेशन कर दें हेल्थ इंफॉर्मेशन की और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की। हेल्थ जो जितना भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटलाइजेशन कर दें और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की एक मरीज यहाँ से है, फॉर एग्जाम्पल वो निकला है जनाबी अली आपके, जैसे हमने यहाँ से बात किया आरएचसी से निकला है तो उसको किसने रेफर किया, क्यों रेफर किया, या खुद ही वो सेटिस्फाई नहीं आज निकल गया। तो आरएचसी से अगर वो रेफर करते हैं ओपीडी में किसी दूसरे हॉस्पिटल में तो उसका बकायदा एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्यों इसको रेफर किया गया है, इसका इलाज का वहां पर मुमकिन नहीं था। तो उससे फिर आइडिया होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ वो कमी है ताकि उस कमी को बाद में पूरा कर लिया जाए। तो ये 6 कहता है एरियाज हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। एलिमेंट्स जो हैं वेल फंक्शनिंग और पीएचसी वो उनकी बात करता है, उसमें क्या है कि एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज पैकेज जो है उनको अलाइन किया जाए विद द बर्डन ऑफ डिसीज, कि जितनी ज्यादा जैसे जो आप पैकेजेस लोगों को दे रहे हैं उनको क्या किया जाए डिसीज के मुताबिक दिया जाए। अगर किसी को कुछ ज्यादा मोहल्ले की या एक्सपेंसिव बीमारी है जैसे कैंसर वगैरह है तो उसका जो पैकेज है उसको आप बढ़ा बढ़ा दें। टेलीमेडिसिन की बात यहाँ पर करते हैं। रोबोट सप्लाई चेन की बात करता है वो एसेंशियल मेडिसिन के अंदर। वैक्सीन हो गई, मेडिकल डिवाइसेस हो गई, डायग्नोस्टिक हो गया, ये सारी चीजें वो कह रहा है कि ये सारी चीजें जो है ये अवेलेबल होनी चाहिए पीएचसी के अंदर। सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल और कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटी मैनेजर फॉर द ईच पीएचसी, जो पीएचसी सेंटर है उसको मैनेज करने के लिए आपको फैसिलिटी वो भी अपॉइंट करनी पड़ेगी। एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी फॉर क्वालिटी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जितनी चीजें आती हैं उनके अंदर आप जब इस तरह से फोकस अप करेंगे तो अल्टीमेटली तो पाकिस्तान का नेशनल हेल्थ सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। और अगर वो कहता है कि हम अगर पाकिस्तान वाकई आप जेन्युइनली जो आप अगर कंसर्न है ना वाकई ही इसको पाकिस्तान के हेल्थ केयर को ठीक करना चाहते हैं तो 3 फंडामेंटल इश्यूज को आपको डील करना पड़ेगा। वो क्या है जी, इनको बेशक आप राइट डाउन कर लें। पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान कैन नेवर बी चेंज थ्रू बिग हॉस्पिटल्स, कि पाकिस्तान के जो पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू बिग बड़े हॉस्पिटल बनाकर। एक चीज तो आप ये जो है ना इसको सोच लें, आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी, ये सोचें। पीएचसी डज नॉट एंड शुड नॉट मीन पुअर हेल्थ केयर फॉर पुअर पीपल, कि आप पीएचसी के बारे में ये कभी ना सोचें और ना इसको ये मीनिंग दें कि यहाँ पर पुअर हेल्थ केयर है और ये सिर्फ गरीबों का इलाज यहाँ पर हो सकता है। इस चीज को भी शिफ्ट करें, इस सोच को भी बदलें। No national level health reform is possible without the effective engagement of the private health sector, including the not-for-profit sector. कोई भी आप जो है हेल्थ रिफॉर्म अगर करना चाहते हैं नेशनल लेवल के ऊपर तो वो आपको फायदा नहीं दे सकती जब तक आप प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को और नॉन प्रॉफिट सेक्टर को बीच में ऐड नहीं करते। तो जब भी आप कोई काम करना चाहेंगे तो आपको ये 3 सोचें जो हैं, अगर वाकई पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को आप बेहतर करना चाहते हैं तो ये 3 आपको सोचें तब्दील करनी पड़ेंगी। तो जी फाइनली पेपर पर्सपेक्टिव में हमने इसके अंदर एनालाइज किया हेल्थ सेक्टर को, प्राइमरी हेल्थ जो है हेल्थ केयर उसको एनालिसिस किया। सोसाइटी माइंडसेट आपका एलिटिस्ट है, एलीट वालों का सोच रखते हैं आप सारे, तो वो भी आप लोगों को पता चल गई। और बाकी इसके अलावा अल्टीमेटली अगर आपने हेल्थ सेक्टर को बेहतर किया तो उससे फिर पॉपुलेशन जो है उसको आप साथ में लिंक आउट कर सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग वगैरह, ठीक है ना, वो बीच में आ जाएगी। फैमिली प्लानिंग आ गई तो इकोनॉमी आ जाएगी, ठीक है, वुमेन आ जाएगी। तो यानी कि ये इंटरलिंक विद ईच अदर। तो जस्ट लाइक दिस आप जो है इन चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। सो जी ये रहा आपका 2 डे जो लेक्चर था, और कमेंट करके आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है। एंड ये समझ लें आपके जो है ना ये मिनी ऐसे हैं, इनको आप लोग को न्यूज़पेपर वगैरह ना समझा करें, दीज आर ओपिनियंस। और आपने भी क्या करना है पेपर के अंदर जब ऐसे में बैठना है तो अपना ओपिनियन ही शेयर करना है।
सो जी, ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।